हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहिल अहमद आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक केमिस्ट्री का लेसन पृष्ठीय रसायन। तो पृष्ठीय रसायन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पृष्ठीय रसायन क्या होता है। इसमें सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है पृष्ठ यानी सरफेस। ओके, तो पृष्ठ और सरफेस क्या चीज होती है पहले ये देखते हैं। ये देखिए मेरे पास ये एक डस्टर है, इसके ऊपर की ये जो सतह है इसको हम पृष्ठ कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? पृष्ठ। तो पृष्ठ को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, पृष्ठ की परिभाषा कैसे बना सकता हूं। पहले ये चीज देखिए आप कि यह है अपनी ठोस प्रावस्था। कौन सी? ठोस प्रावस्था। ओके, तो ये ठोस प्रावस्था जो है इसके ऊपर जो है वो एयर है यानी वायु, तो इसको हम बोलेंगे गैस प्रावस्था। तो एक तो ठोस प्रावस्था और एक है अपने गैस प्रावस्था। तो इन ठोस और गैस प्रावस्था को पृथक करने वाली जो ये सतह है यही कहलाती है पृष्ठ। तो पृष्ठ की हमारी डेफिनेशन क्या हो गई? दो प्रावस्थाओं को पृथक करने वाली सतह क्या कहलाती है? पृष्ठ कहलाती है। तो पहली चीज हमारे क्लियर हुई कि पृष्ठ क्या होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पृष्ठीय रसायन क्या है। ओके, तो पृष्ठीय रसायन क्या है? तो ये जो पृष्ठ है इस पृष्ठ की प्रकृति और इस पृष्ठ पर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम बोलते हैं पृष्ठीय रसायन। पृष्ठ की प्रकृति और पृष्ठ पर होने वाली समस्त परिघटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वो कहलाता है पृष्ठीय रसायन। अब पृष्ठीय रसायन में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं अधिशोषण यानी एडिजॉर्प्शन। ओके, ये देखिए अधिशोषण। अधिशोषण इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिजॉर्प्शन। ओके, तो एड्सॉर्प्शन क्या चीज है? अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या है? अपना सरफेस यानी पृष्ठ। इस सरफेस के ऊपर अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह आकर के इस तरीके से चिपक जाता है यानी स्थापित हो जाता है तो इस फिनोमिना को यानी इस परिघटना को हम बोलते हैं अधिशोषण। ओके, किसी भी सॉलिड या लिक्विड के ऊपर कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के मॉलिक्यूल्स का स्थापित हो जाना यानी एडजस्ट हो जाना क्या कहलाता है? अधिशोषण यानी एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो ये सब्सटेंस जिसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल आकर बैठता है, तो इसे हम नाम देंगे, इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम देंगे? अधिशोषक। ओके, क्या नाम देंगे? अधिशोषक, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एडसॉर्बेंट। ओके, क्या बोलेंगे? एडसॉर्बेंट यानी अधिशोषक। तो आप बताइए अधिशोषक क्या हुआ? ऐसे ठोस या द्रव पदार्थ जिनकी सतह पर कोई पदार्थ आकर के अधिशोषित होता है वह कहलाते हैं अधिशोषक। ओके, दूसरा वर्ड हमारे पास आएगा अधिशोष्य। जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे
एडसोर्बेट। ओके, अधिशोष्य यानी एडसोर्बेट, यानी अधिशोषक की सतह पर ऐसे पदार्थ जो आकर के स्थापित होते हैं वो पदार्थ कहलाएंगे अधिशोष्य या एडसोर्बेट। तो हमारे पास दो चीज होगी, एक तो अपन मान लें कि ये जो है इसको मैं लिख देता हूं एडसोर्बेंट, और इसकी सरफेस पर आकर के जो ये सब्सटेंस है ये स्थापित हो रहे हैं यानी इसके ऊपर चिपक रहे हैं, इनको हम बोलेंगे एडसोर्बेट। ओके, यानी अधिशोषक और अधिशोष्य। अब आप खुद जानते हैं कि जिसके ऊपर कोई चीज आकर के स्थापित हो रही है वो या तो सॉलिड यानी ठोस हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है, लेकिन गैस तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि गैस के ऊपर कोई चीज आकर के स्थापित हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखें, एडसोर्बेंट या तो सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, और जो इसके ऊपर आकर के सब्सटेंस स्थापित हो रहे हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ओके, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों टाइप के हो सकते हैं। कौन? जो आकर के स्थापित हो रहे हैं यानी एडसोर्बेट, और एडसोर्बेंट या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा। तो अभी तक हमने अधिशोषण की स्टडी की, उसके बाद हमने अधिशोषक क्या होता है और अधिशोष्य क्या होता है। अब एक चीज और हम देखते हैं, एक्टिव सेंटर यानी सक्रिय केंद्र। सक्रिय केंद्र यानी एक्टिव सेंटर्स क्या हुआ करते हैं। तो अभी जो हमने स्टडी किया है कि अधिशोषक जो सब्सटेंस है, इस अधिशोषक की वह स्पेस जहां पर फ्री वैलेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी मुक्त संयोजकताएं सबसे ज्यादा हो, वही स्थान कहलाता है सक्रिय केंद्र। यानी अधिशोषक का वह स्थान जहां मुक्त संयोजकताएं सर्वाधिक पाई जाएं क्या कहलाएगा? सक्रिय केंद्र कहलाएगा। ओके, अब हम कुछ ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं अधिशोषक, इसका यूज क्या है। तो आप देखें, एक गैस जार जो होता है, ऐसा जार जिसके अंदर गैस भरी होती है, मान लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस या एक्टिव गैसें वगैरह, वो किसी एक जार में भरी हुई है, और उस जार के अंदर मान लीजिए प्रेशर कितना है? P है। अब अगर आपने उस जार के अंदर, मान लीजिए मैं इस तरह से बना के बता देता हूं कि ये कोई आपने एक जार ले रखा है, ओके, यही मान लीजिए आपको एक जार है और इस जार में बहुत सारी गैसेस भरी हुई है। इस जार के अंदर आपने एक चारकोल का पीस डाल दिया, चारकोल का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। तो चारकोल का टुकड़ा क्या करेगा? इस गैसेस चैम्बर में से, यानी गैस जिस फ्लास्क में भरी हुई है उसमें से कुछ गैसों को अपनी सरफेस पर चिपका लेगा, यानी क्या कर लेगा? अधिशोषित कर लेगा। और फिर जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकलने का मतलब है कि कुछ गैसेस भी इसमें से बाहर निकल गई, तो अंदर जो है वो प्रेशर कुछ कम हो जाएगा। मान लीजिए पहले P था तो अब थोड़ा सा कम हो गया, -dP। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि चारकोल का यूज करके हम गैसीय चैम्बर में से, यानी एक गैसीय पात्र में से गैस को निकाल सकते हैं, जिससे उस पात्र के अंदर गैस का दाब कम हो जाएगा। और गैस का दाब कम होना यह सिद्ध करता है कि चारकोल ने गैस का क्या कर लिया है? अधिशोषण कर लिया है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं
कि जो भी हमारी शर्करा, जो हम शक्कर यूज करते हैं, शुगर, उसका एक्चुअल कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होता है। जब उसको बनाया जाता है तो ब्राउनिश होती है। तो फिर क्या करते हैं हम, एक इस तरह की स्लाइड्स होती है जिसमें एनिमल चारकोल यानी जानवरों की हड्डी का जो चूरा होता है उसकी एक लेयर इस पर लगा दी जाती है। तो इस स्लाइड पर यानी सरफेस पर जो ढलुआ है, ढलुआ तल पर जानतव चारकोल की लेयर बना दी जाती है और इस पर से शर्करा का विलयन गुजारा जाता है। यानी ऊपर से हमने क्या कर दिया, शर्करा का विलयन इसके ऊपर डाल दिया, तो वो बहता हुआ यहां से नीचे आएगा और जब वो नीचे आ रहा है तो ये जो जानतव चारकोल की सरफेस है वो शुगर का कलर जो ब्राउन था उसको अधिशोषित कर लेगी और अधिशोषित करने से शर्करा का जो विलयन है वो कलरलेस यानी रंगहीन हो जाएगा। ओके, तो शर्करा के विलयन को रंगहीन बनाने में, जिससे हम जो शर्करा हमें मिलती है वो बिल्कुल शाइनिंग वाली और कलरलेस होती है। तो वो शर्करा हमें किससे प्राप्त होती है, जानतव चारकोल के ऊपर से शर्करा के विलयन को गुजारने पर। ओके, और अगर किसी, तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि एटमॉस्फेयर में मॉइस्ट यानी मॉइस्चर है, ठीक है, जैसे देखते हैं अपन जो बारिश का मौसम जब होता है तो नमी रहती है एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर रहती है, तो उस मॉइस्चर को अपन को पता तब चलता है जैसे नमक होता है। तो नमक क्या करता है, एटमॉस्फेयर की जो मॉइस्चर होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। लेकिन वो NaCl की प्रॉपर्टी नहीं है। NaCl में एक इम्प्योरिटी होती है मैग्नीशियम क्लोराइड की। वो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करता है, एटमॉस्फेयर से वाटर को अपनी सरफेस पर बाइंड कर लेता है, जिस वजह से वो नमक क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। वो बात अलग है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि अगर वायु में नमी है यानी मॉइस्चर है तो उसे हटाने के लिए हम सिलिका जेल का यूज करते हैं। ओके, किसका, सिलिका जेल का। तो सिलिका जेल क्या करता है, अपनी सरफेस के ऊपर मॉइस्चर को यानी वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, अधिशोषित यानी एब्जॉर्ब कर लेता है और ये एब्जॉर्ब होने पर क्या मिल जाता है हमें,